नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं अनु शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो यूनिट 10 के अंतर्गत है मुर्दहिया रचना, जो कि किसकी किसकी रचना है? तुलसी राम की। ठीक। और इसकी विधा क्या है? ये जो है विधा जान लीजिए। सबसे पहले विधा क्या है? ये आत्मकथा है। ठीक है, आत्मकथा। किस प्रकार की आत्मकथा है? दलित आत्मकथा। ये ध्यान रखने योग्य है, दलित आत्मकथा है। ठीक, जिसके लेखक तुलसी राम है। अब इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रकाशन वर्ष की मैं बात करूं तो प्रकाशन वर्ष जो है 2010। ये आपके सिलेबस में लगी हुई है, तो आप लोग इसे ध्यान रख लीजिएगा। प्रकाशन वर्ष क्या है? 2010। ठीक। अब ये ध्यान रख लीजिए, जो तुलसी राम है इन्होंने अपनी आत्मकथा 2 भागों में लिखी है। ठीक है, पहला भाग तो हम पढ़ ही रहे हैं, जो किस नाम से है? मुर्दहिया नाम से। ठीक है, जो कि पहला भाग है उनका। और इसमें उन्होंने एक अपने समय, जो उन्होंने अपना बचपन, जो मुर्दहिया में क्या विषय है? मुर्दहिया में जो है लेखक के बचपन से लेकर उनकी स्नातक की शिक्षा तक का जीवन है। ठीक है, बचपन से लेकर उन्होंने जो स्नातक तक की पढ़ाई की है, उसका जीवन, उसका वर्णन किसमें है? मुर्दहिया के अंतर्गत। उसके बाद बाकी जो उनका बचा हुआ जीवन है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि तुलसीराम बहुत संघर्षों के बाद अंततः जाकर जेएनयू के प्रोफेसर बनते हैं। ध्यान रखने योग्य है कि जेएनयू के प्रोफेसर बन रहे हैं। और अगर आप मुर्दहिया रचना को पढ़ेंगे तो देखेंगे किस प्रकार उन्होंने, उनका संघर्ष कितना उन्होंने संघर्ष किया था। एक बहुत पिछड़ा वर्ग से वो जाकर जेएनयू के प्रोफेसर बनते हैं। ये हमें प्रेरणा भी प्रदान करेगी ये रचना, इसमें कोई संदेह नहीं। आप लोग पढ़ाऊंगे आगे तो देखिएगा आप लोग कि किस तरह के पृष्ठभूमि से निकलकर वो जेएनयू के प्रोफेसर बनते हैं, इतनी प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। पहला 2 भागों में है, जैसे कि मैंने बताया उनकी रचना। पहला है मुर्दहिया और दूसरा जो भाग है वो आता है मणिकर्णिका के नाम से। ठीक है, पहला भाग है मुर्दहिया, मैं लिख लेती हूँ। दूसरा भाग आता है मणिकर्णिका नाम से। ठीक है, मणिकर्णिका। इसके मुर्दहिया में क्या है? बचपन से लेकर स्नातक तक की जो उनकी शिक्षा रही है, वहाँ तक का जीवन मुर्दहिया में है। और उसके बाद का जो जीवन है वो किस में आता है? उनकी जो मणिकर्णिका, जो आत्मकथा है, उसमें आता है। ठीक। अब हम ये जानेंगे कि आखिर ये मुर्दहिया क्या है। ठीक है, अब मुर्दहिया जो उन्होंने शीर्षक रखा है, क्यों रखा है? तो मुर्दहिया आखिर है क्या? तो ये ध्यान रखेंगे कि मुर्दहिया जो है ना, एक शमशान घाट है। ठीक है, शमशान घाट मतलब जहाँ पे पशुओं को फेंक दिया जाता है, मरे पशुओं को, साथ ही जो लोग हैं उनको क्या दफनाया जाता है, जलाया जाता है। वो स्थान कौन सा है? मुर्दहिया। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जहाँ मरे पशुओं को भी फेंकते हैं, साथ ही जो लोग मर जाते हैं उनको दफनाया जलाया जाता है। कहाँ? मुर्दहिया में। ठीक है, और मुर्दहिया आजमगढ़ में स्थित है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि लेखक कहाँ से संबंधित है। तो मुर्दहिया आजमगढ़ में स्थित लेखक के गांव के शमशान घाट का नाम है, ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और ये कहाँ है? ये शमशान घाट जो कि मैंने बताया ये आजमगढ़ में है। ठीक है, आजमगढ़ जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, अब मुर्दहिया के साथ साथ जो है ना, केवल लेखक अपना ही जीवन नहीं वर्णित करता। आत्मकथा है तो लेखक का स्वयं का जीवन है, जीवन का वर्णन तो है ही, किंतु यहाँ ध्यान रखना है लेखक के स्वयं के साथ साथ दलित जीवन में जो विसंगतियाँ हैं, ठीक है, उसका भी वर्णन करते चलता है। दलित जीवन की जो विविध विसंगतियाँ होती हैं, किस प्रकार का जीवन होता है दलितों का। ठीक है, विविध विसंगति का चित्रण करते चलता है, विसंगतियों का वर्णन है। ठीक है, इसमें लेखक करता हुआ चलता है। ध्यान रखने योग्य है कि केवल अपना ही
उन्होंने नहीं लिखा है, अपना केवल नहीं लिखा है, वो पूरा का पूरा दलित समाज मुर्दहिया में वर्णित है। ठीक है, आगे चलते हैं। डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा 2 खंडों में विभक्त है, जैसा कि मैंने बताया। पहला क्या है, मुर्दहिया नाम से, ठीक है, जो कि हम पढ़ रहे हैं, जो कि हमारा विषय है आज का। तथा द्वितीय खंड मणिकर्णिका। मणिकर्णिका अगर आप लोगों को पढ़ने में रुचि है तो पढ़ लीजिएगा, किंतु ये आप लोग के सिलेबस में नहीं लगा हुआ है, केवल सिलेबस में लगा हुआ है मुर्दहिया। मुर्दहिया में डॉक्टर तुलसीराम ने अपने जीवन की कथा को पाठक के सामने वैसे ही रख दिया है जैसा कि उन्होंने जिया और महसूस किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आप लोग मुर्दहिया पढ़ेंगे ना, तो दलित जीवन का जो यथार्थ है वो आपके सामने हूबहू प्रकट होगा। ठीक, तो उन्होंने जिस प्रकार का जीवन जिया है, उन्होंने जैसे जिया है, जैसे देखा है, जैसे महसूस किया है, जो यथार्थ है वैसा का वैसा ही उन्होंने उठाकर अपनी जो रचना है उसमें प्रस्तुत किया है। ठीक, मुर्दहिया आजमगढ़ में स्थित लेखक के गांव के शमशान घाट का नाम है। मुर्दहिया है कहाँ? आजमगढ़। ध्यान रख लीजिएगा, आजमगढ़ का वर्णन है इसमें। ठीक, आजमगढ़ में स्थित लेखक के गांव के शमशान घाट का नाम है। यह दलित जीवन की कर्मस्थली भी है। और ये क्या है? दलित जीवन। यहीं मुर्दहिया वहीं से समाप्त होता है, जहाँ वहीं आरंभ होता है जहाँ दलित लोग निवास करते हैं। ठीक, मुर्दहिया की भूमिका में डॉक्टर तुलसीराम ने यह स्पष्ट करते हैं कि मेरे भीतर से मुर्दहिया को खोद खोद कर निकालने का काम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट ये लाइन है, ध्यान रख लीजिएगा, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। मुर्दहिया की भूमिका में डॉक्टर तुलसीराम यह स्पष्ट करते हैं कि मेरे भीतर से मुर्दहिया को खोद खोद कर निकालने का काम तद्भव के संपादक अखिलेश ने किया है। ध्यान रख लीजिएगा, तद्भव जो पत्रिका है, किस पत्रिका में मुर्दहिया प्रकाशित हुई है? अगर पूछ लिया जाए तो तद्भव में प्रकाशित हुई है। ठीक है, 7 किस्तों में प्रकाशित हुई है। आगे हम लोग पढ़ेंगे किस पत्रिका में? तद्भव पत्रिका में। और संपादक कौन है? संपादक हैं इसके अखिलेश। ठीक है, इन्हीं के निवेदन पे तुलसीराम ने ये मुर्दहिया, जो उनकी आत्मकथा है जिसमें दलित जीवन का चित्रण हूबहू प्रकट हुआ है, वो लिखने की एक तरह से प्रेरणा पाई या उन्होंने लिखना आरंभ किया था। और 7 किस्तों में रचना प्रकाशित हुई थी तद्भव पत्रिका में। ठीक, किसके कहने पर? अखिलेश के कहने पर। अखिलेश थे कौन? तद्भव पत्रिका के संपादक। ठीक है, अर्थात उन्हें मुर्दहिया लिखने की प्रेरणा और ऊर्जा लेखक या संपादक अखिलेश के अत्यंत निवेदन से मिली। जैसा कि मैंने बताया कि किसके निवेदन से मिली? अखिलेश के निवेदन से। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रख लीजिएगा, पूछा जाता है परीक्षाओं में। मुर्दहिया में लेखक के बचपन से लेकर स्नातक तक की शिक्षा की जीवन यात्रा का वर्णन है। कहाँ से कहाँ तक? लेखक के बचपन से लेकर स्नातक तक की शिक्षा का जो चित्रण है वो हमें मुर्दहिया में देखने को मिलता है। और स्नातक के बाद का वर्णन जो है हमें किस में देखने को मिलेगा? मणिकर्णिका में। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये जो रचना है उसमें कौन कौन से मुख्य पात्र हैं हम उसे देखेंगे। और यहाँ बहुत आप लोग बहुत अच्छे से देखिए, पढ़िए, ताकि परीक्षा में यहाँ से पूछा जाता है, उठा लिया जाता है प्रश्न। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग से काम कीजिए। ठीक है, ताकि परीक्षा हमारा निकल जाए, एग्ज़ाम में हम क्वालिफाई कर पाएँ, JRF हमारे हाथ में हो। ठीक है, जूठन किसका नाम है? लेखक के दादाजी। लेखक के जो दादाजी हैं, अर्थात तुलसीराम के दादाजी का क्या नाम है? जूठन। ठीक है, जूठन एक आत्मकथा भी है, आप लोग बताएंगे किसकी आत्मकथा है। वो भी दलित आत्मकथा ही है और बहुत प्रसिद्ध आत्मकथा है। ठीक है, जूठन कौन है? जूठन जो पात्र आ रहे हैं वो लेखक के दादाजी हैं। इन्हें प्रचलित अंधविश्वास के अनुसार किसी भूत ने लाठी से पीट कर मार डाला था। कितना अंधविश्वास है देखिए, भूत ने लाठी से पीट कर मार डाला था। किसे? लेखक के दादाजी को।
और ये रचना पढ़ेंगे तो आप लोग देखेंगे कि किस प्रकार अंधविश्वास व्याप्त होता है। ठीक है, लेखक जिस समाज में रहता है या यहाँ तक कि लेखक के स्वयं घर में भी अंधविश्वास व्याप्त होता है। ठीक है, अब मैं आगे पढ़ाते जाऊँगी, धैर्य के साथ आप लोग देखते रहिए, कॉपी किताब ले लीजिए, नोट करते चलिए। लेखक के जो दादाजी थे जिनका नाम था जूठन, उनकी मृत्यु कैसे हुई है? लोक प्रचलित जो अंधविश्वास है उसके अनुसार भूतों ने लाठी से पीट पीट कर लेखक के दादाजी की मृत्यु कर दी है। अब ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा ये पात्र। ठीक है, वो है मुसड़िया। अब ये मुसड़िया कौन है? तो 100 वर्षों से भी ज़्यादा जीवित रहने वाली लेखक की दादी। ठीक है, लेखक की दादी कौन है? लेखक की दादी का नाम है मुसड़िया। और यहाँ ये ध्यान रखिएगा कि लेखक जो है बचपन में सबसे करीब अगर किसी के होते हैं तो वो कौन होती हैं? उनकी दादी मुसड़िया ही हैं। ठीक है, जिनके करीब होते हैं लेखक सबसे ज़्यादा। आगे चलते हैं। धीरजा, लेखक की माता जी सीधी सादी घरेलू औरत है। और लेखक की माता का क्या नाम है? धीरजा। ठीक। जंगू पांडे, ये कौन है जंगू पांडे? 80 वर्षीय ब्राह्मण जिन्हें निर्वंश और अविवाहित होने के कारण गांव के लोग अपशकुन मानते थे। कितना अंधविश्वास व्याप्त है, देख लीजिए। अगर कोई निर्वंश रह गया है, अविवाहित रह गया है, तो वो उसकी अपनी मर्जी है ना, वो अपना जीवन कैसे बिताना चाहता है, लेकिन इसके कारण लोग उसे क्या मानते थे? अपशकुन मानते थे। ठीक है, किसे मानते थे? जंगू पांडे को। ध्यान रख लीजिएगा कि परीक्षा में इसी प्रकार प्रश्न बनते हैं कि किसे लोग निर्वंश और अविवाहित होने के कारण अपशकुन मानते थे, तो किसे मानते थे? वो जंगू पांडे को मानते थे। और यहाँ यह भी ध्यान रखने योग्य है कि वो कितने वर्ष के थे? वो 80 वर्ष के थे। ठीक है, ब्राह्मण थे जो निर्वंश थे, अविवाहित थे, इसी कारण उन्हें लोग क्या मानते थे? अपशकुन मानते थे। आगे है नग्गर चाचा। नग्गर, ये कौन है? लेखक के पिता के तीसरे भाई, स्वभाव से क्रूर हैं स्वभाव से, और शिवनारायण पंथी धर्मगुरु भी थे। तो अब ये ध्यान रख लीजिएगा, ये जो नग्गर चाचा थे ना, सबसे गुस्सैल। ठीक है, और कितने नंबर के भाई हैं? तीसरे नंबर के। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि लेखक के जो पिता हैं वो 5 भाई हैं। ठीक है, ये जो नग्गर हैं वो कितने नंबर के हैं? तीसरे नंबर के हैं। ठीक, और सब स्वभाव से कैसे हैं? क्रूर हैं, गुस्सवर हैं। ठीक, आगे चलते हैं। सोमर है लेखक के पिता के सबसे बड़े भाई। ये सबसे बड़े भाई हैं। पूछ लेता है अगर कि सबसे बड़े भाई कौन है लेखक के पिताजी के, तो कौन है? सोमर। और वही नग्गर कौन है? तीसरे नंबर के भाई, और स्वभाव से बहुत गुस्सा है। ठीक है, लेखक के पिता के सबसे बड़े भाई और गाँवों के चमारों के चौधरी। ये ध्यान रख लीजिएगा, पूछ लेता है अगर प्रश्न कि गांव के चमार के चौधरी कौन थे? गांव के चमारों के चौधरी कौन थे? या फिर गांव भर ने किसे चमारों का चौधरी चुना था? तो किसे चुना था? सोमर चाचा को। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा, ध्यान रखने योग्य है, प्रश्न ऐसे ही बनाए जाते हैं। मुनेशर कौन है? लेखक के पिता के दूसरे नंबर के भाई। ये कितने नंबर के हैं? दूसरे नंबर के। ये 1 नंबर के हुए, ये 3 नंबर के हुए, और ये दूसरे नंबर के हुए। ठीक है, दूसरे नंबर के भाई शिवनारायण पंथी धर्मगुरु कलकत्ता की एक जूट मिल में मजदूर हैं। अब अगर प्रश्न पूछ लेता है कि लेखक के पिता के कौन से भाई जो कलकत्ता के जूट मिल में मजदूर थे, तो कौन है वो? मुन्नेसर जो है उनके, वो कलकत्ता के जूट मिल में कार्य करते थे, यानी वहाँ के मजदूर थे। ठीक, आई होप कि आप लोगों को चीज़ें स्पष्ट हो रही होंगी। आगे चलते हैं। आगे हैं मुन्नर, लेखक के पिता के चौथे नंबर के भाई। ये चौथे नंबर के मुन्नर। ठीक है, अन्य सभी भाइयों की अपेक्षा सहज और समन्वयवादी व्यक्ति, पूरे संयुक्त परिवार के मुखिया। अब ये ध्यान रख लीजिएगा कि संयुक्त परिवार का मुखिया कौन है? तो मुन्नर। और वहीं चौधरियों का मुखिया कौन है? तो सोमर। ठीक है, और ये इनका जो व्यक्तित्व कैसा है? सहज है और समन्वयवादी है। अगर पूछ लेता है कि कौन से लेखक के चाचाओं में कौन सहज और समन्वयवादी हैं, तो कौन है? मुन्नर चाचा जो हैं सहज और समन्वयवादी हैं। और सबसे गुस्सेवर कौन है? नग्गर।
ठीक। अम्बिका पांडे, इनका नाम बहुत बार आता है तो ये ध्यान रखने योग्य है। अम्बिका पांडे जो है साहित्य बताने वाले और पत्रा देखने वाले पंडित हैं ये, ठीक है। यही बताते हैं कि लेखक को किस तारीख को उनके पिताजी जो हैं वो ले जाते हैं कि कब उनको जाना चाहिए लेखक को, किस दिन स्कूल, तो वो बताते हैं कि मंगलवार को लेखक को स्कूल ले जाना चाहिए। आगे पढ़ेंगे ये चीज़ें कि किस प्रकार जो तुलसीराम स्कूल जाना उनका आरंभ होता है। तो आगे देखेंगे कि पढ़ाना लिखाना उद्देश्य नहीं था, बल्कि चिट्ठी पढ़ाने के कारण, चिट्ठी पढ़ाने जितना ही लोग उनको पढ़ाना चाहते थे ताकि चिट्ठी पढ़ाई जा सके। अब देखिए मुंशी राम सूरत, ये कौन है? लेखक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक है। लेखक के जो प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक है, जाति पाति का भेद करने वाला है, ठीक है। जाति पाति का तो भेद करने वाला है। इसके साथ ही एक और ध्यान रख लीजिएगा कि यही जो है लेखक का जो जन्म कितना बता देते हैं, यही जो है लेखक का जन्म बताते हैं 1 जुलाई 1949, ठीक है, 1949 बताते हैं लेखक का जो लेखक का जन्म वर्ष। किस प्रकार ये डिसाइड होता था कि 49 है, ठीक है। तो ये जो है और 1 जुलाई को ही जन्म है, तो ये ध्यान रखिएगा। पहले के ज़माना में ना कोई अभी जैसे पत्री वगैरह बनवा देते हैं बच्चों का, तो वैसे नहीं होता था, ठीक है। अगर कोई ठंड में जिसका जन्म हो रहा है तो उसको क्या लिख देते थे कि पूछा कि इसका जन्म कब हुआ, तो बोल देंगे कि 2-4 साल पहले ठंड के दिन में हुआ था इसका जन्म। तो क्या मान लिया जाता था कि 1 जनवरी, ठीक है, और 2-4 साल पीछे ले जाते थे इतना तारीख को। फिर किसी ने कहा बरसात के दिन में, तो बरसात का दिन 1 जुलाई मान लिया जाता था, ठीक है। फिर उसी प्रकार आया कि गर्मी के दिन में हुआ था, तो क्या होता था 1 मार्च मान लिया जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार बनता था आगे के जन्म कब हुआ है। उसी प्रकार लेखक का जन्म जो है बरसात में हुआ था, तो क्या मान लेते हैं कि 1 जुलाई 1949 को, ठीक है। और ये ध्यान रखेंगे कि ये जाति पाति में भेद करते थे। और परशुराम सिंह जो कि हेडमास्टर होते हैं, ये ध्यान रखेंगे, ये महत्वपूर्ण है, आगे भी मदद करेंगे लेखक की। परशुराम सिंह कौन होते हैं? हेडमास्टर। आगे चलिए, अब सुभगिया देखिए। सुभगिया कौन है? जिसके नवविवाहित मजदूर पति कलकत्ते से भेजा गया खत लेखक पढ़ता है। यह एक युवा, सुंदर और विवाहित दलित लड़की है। सुभगिया का जो पति होता है वो कहाँ मजदूर है? वो कलकत्ता में मजदूर है, ठीक है। और वो पत्र भेजता है किसको? सुभगिया को। तो उसका जो पत्र पढ़ने का कार्य कौन करता है? लेखक करते हैं, ठीक है। और सुभगिया कैसी है? सुंदर है, युवा है, सुंदर है और विवाहित दलित लड़की है। क्या नाम है? सुभगिया। अब संकटा सिंह, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनका नाम, ध्यान रख लीजिएगा। प्राथमिक विद्यालय में लेखक के सबसे करीबी मित्र, ठीक है। प्राथमिक विद्यालय में सबसे करीबी मित्र होते हैं और लेखक आरंभ में पढ़ना लिखना उनको कुछ समझ ही नहीं आता है, तो अक्षर का ज्ञान कराने वाले जो होते हैं वो कौन होते हैं? सबसे पहले अक्षर का ज्ञान कराने वाले संकटा सिंह ही होते हैं, जो क ख ग उनको लिखना सिखाते हैं, ठीक है। अब है कुंदन, तो ये लेखक के नग्गर चाचा के बेटा, जिसे चुड़ैल के सपने आते थे। आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे हम लोग। तो कुंदन कौन है? ये नग्गर चाचा का बेटा, और नग्गर चाचा वही जो गुस्सैल थे, ठीक है, उनका बेटा है जिसे चुड़ैल के सपने आते थे। आगे है किसुनी भौजी। किसुनी भौजी कौन है? ये 22 वर्ष की यह स्त्री अपने हृदय विदारक गृहस्थिक और वैवाहिक दुख को चिट्ठी के मार्फत कोयलरी में मजदूरी कर रहे अपने पति तक पहुंचाती है। इसकी स्थिति कैसी है? इसकी गृहस्थिक स्थिति और वैवाहिक स्थिति बहुत वो मार्मिक है, ठीक है। तो वही अपनी जो स्थिति है, जो दुख में उसका जीवन व्यतीत हो रहा है, वही जो कोयलरी में उसका जो मजदूरी कर रहा है उसका पति, उसे अपने पति को चिट्ठी भिजवाती है, ठीक है। और चिट्ठी लिखने का काम कौन करता है? तो वही बालक तुलसीराम, ठीक है। जेदी चाचा, लरखूर, इनका भी लरखूर भी कहते थे। जेदी चाचा कौन है? गांव के सामान्य
हरवाहें अर्थात हल चलाने वाले, फसल वगैरह काटने वाले लोगों को क्या कहते हैं? हरवाहे। गांव के सामान्य हरवाहे जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज अन्य मजदूरों के साथ जबरन उठा ले गए थे। ध्यान रखिएगा कि अगर पूछ लेता है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किसे उठा ले गए थे, ठीक है, अगर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किसे उठा ले गए थे अंग्रेज, तो वो कौन होते हैं? जेदी चाचा को, जिनको लरखोर भी कहते हैं। ठीक है, यहीं से एक एक प्रश्न यहीं से बनता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखते चलिएगा। पित्तू मिसिर, पत्तू मिसिर कौन है? पत्तू मिसिर जिसके बगीचे से लेखक मलदहिया आम तोड़ता है और पत्तू मिसिर उसे सुध बाबा का भूत समझकर डर जाता है। ये जो उस समय इतना अंधविश्वास व्याप्त था कि उनका पाँव दिखता है, ठीक है, लेखक छिप जाते हैं। जब पत्तू मिसिर उठ जाता है तो लेखक का जो पाँव दिखता है तो उसे क्या समझता है? भूत समझता है। कौन? पत्तू मिसिर। ठीक। करपात्री जी, करपात्री जी कौन है? ये राम राज्य परिषद पार्टी के नेता हैं, हिंदू कोड बिल के विरोधी हैं। ध्यान रख लीजिएगा कि अगर पूछ लेता है हिंदू कोड बिल के विरोधी कौन पात्र रहा है, तो हिंदू कोड बिल का विरोधी कौन पात्र रहा है? करपात्री जी। ठीक है। और अब हिंदू कोड बिल क्या होता है? हिंदू कोड बिल लाने का कार्य किन्होंने किया था? वी.आर. अम्बेडकर ने। ठीक है, जो भीमराव अम्बेडकर जी हैं उन्होंने ही हिंदू कोड बिल लाया था। और हिंदू कोड बिल आखिर है क्या? हिंदू कोड बिल जो है वो लैंगिक समानता की बात करता है और सामाजिक न्याय की बात करता है। लैंगिक समानता से क्या मतलब है? लैंगिक समानता जो है वो जो जैसे कि संपत्ति में, जो पारिवारिक संपत्ति है उसमें महिलाओं का अधिकार, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद बहुविवाह पर रोक, विधवा विवाह का आरंभ, ये सारी जो चीज़ें हैं जो कि समाज के लिए उपयोगी हैं ही, बहुत ही महत्वपूर्ण थी उस समय, जिसे लाने का कार्य किया था भीमराव अम्बेडकर जी ने। किंतु इसका विरोधी कौन थे? करपात्री जी। ठीक है, आगे चलिए। हीरालाल लेखक के सहपाठी, किंतु अकारण ही उनसे ईर्ष्या करने वाले, अकारण ही उनसे ईर्ष्या करते थे। आगे देखेंगे कि जब लेखक एग्ज़ाम देने जाते हैं, परीक्षा देने जाते हैं, तो इनको देने नहीं देते हैं, किंतु एक पात्र की वजह से वो ठीक हो जाते हैं। अकारण ही उनसे ईर्ष्या करते थे। पारसनाथ पांडे, लेखक को स्वाधीनता के सेनानियों के बारे में पढ़ाने वाले शिक्षक, गंभीर और विनम्र। स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों को पढ़ाने वाला कौन था? पारसनाथ, जो कि कैसे थे? गंभीर और विनम्र थे। ठीक है। लाल बहादुर सिंह, एक बड़े जमींदार का आवारा शराबी बेटे, जो हाई स्कूल के छात्र व लेखक के मित्र भी थे। हाई स्कूल के छात्र भी हैं और लेखक के मित्र हैं। कौन? लाल बहादुर सिंह, किंतु कैसे हैं? शराबी हैं। ठीक है। सुग्रीव सिंह, सुग्रीव सिंह कौन है? गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीए पास करके आए हुए शिक्षक, ये हिंदी पढ़ाते हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या किया है? बीए कर लिया है और हिंदी पढ़ाते हैं। लेखक को खूब प्रोत्साहित करते हैं और उसके संरक्षण की भूमिका निभाते हैं। कौन? संरक्षण की भूमिका निभाने का कार्य अगर कोई करता है तो वो सुग्रीव सिंह करते हैं। और क्या पढ़ाते थे ये? हिंदी पढ़ाते थे। अब है चिंतामणि सिंह, ये बड़े जमींदार के पुत्र, लेखक के सहपाठी और घोर हितैषी हैं। ध्यान रख लीजिएगा, जमींदार के पुत्र हैं, लेखक के सहपाठी हैं और उनके घोर हितैषी कौन है? चिंतामणि सिंह। रूपराम, परीक्षा के लिए लेखक जिनके घर पर किराएदार के तौर पर रुकता है, और रूपराम लेखक के ऊपर हीरालाल सिंह नामक स्वर्ण छात्र द्वारा किए गए हिंसक व्यवहार का बदला लेने के लिए भी तैयार हो जाता है। वही हीरालाल सिंह जो उनसे अकारण ही ईर्ष्या करता था। ठीक है, जो कि स्वर्ण छात्र था और तुलसीराम से अकारण ईर्ष्या करता था, तो उसी से बदला लेने के लिए जो उनके साथ मारपीट होती है तुलसीराम के साथ, उसका बदला लेने के तैयार कौन होता है? रूपराम। ठीक है, एक तरह से समर्थक लेखक के। आगे तपसीराम, लेखक से बीएचयू में हुई भेंट के बाद लेखक के मित्र बन जाते हैं। वहीं एलएलबी के छात्र हैं। ये लेखक को लगातार प्रेरणा और हौसला देते हैं कि आगे की पढ़ाई यहीं बीएचयू से करनी है। ठीक है, बीएचयू से पढ़ने का जो एक तरह से प्रोत्साहन मिलता है, ये किससे मिलता है? तपसीराम से मिलता है लेखक को। ठीक, आगे है रामधन,
ये आजमगढ़ के प्रसिद्ध दलित नेता हैं। ध्यान रख लीजिएगा कि रामधन अगर पात्र आ जाता है तो कौन है, तो ये आजमगढ़ का प्रसिद्ध दलित नेता है। ठीक। देवराज सिंह, देवराज सिंह कौन है? ऊपर से लेखक के मित्र बनते हैं किंतु छल और विद्वेष से लेखक की छात्रवृत्ति से आधे रुपए यानी 21 रुपए जबरन ले लेते हैं। ये देवराज सिंह जो होते हैं ना, वो लेखक से उनकी जब छात्रवृत्ति जो लेखक को मिलती है तो ज़बरदस्ती उसका आधा रुपए कितना होता है? 81 रुपये उनसे जबरदस्ती ले लेते हैं। ठीक है, कौन? देवराज सिंह। अब है विजयी पांडे, लेखक की जाति के 128 लोगों के खिलाफ झूठा मुकदमा दायर करने वाला शख्स है। कौन? विजयी पांडे। ठीक है। अरुण कुमार सिंह, ये कौन है? आजमगढ़ के कम्युनिस्ट नेता और विधानसभा सदस्य तेज बहादुर सिंह के नाती और लेखक के घनिष्ठ मित्र जो आजीवन रहते हैं। ध्यान रख लीजिएगा कि जो अरुण कुमार सिंह जो रहते हैं वो लेखक का आजीवन उनकी मित्रता इनसे होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ एक पूछा गया प्रश्न है, ये ध्यान रख लीजिएगा। एक बंकिया डोम करके वर्णन आता है। ठीक है, बंकिया डोम ये क्या बजाता है? ये ध्यान रख लीजिएगा, सिंघा बजाता है। ठीक है, सिंघा जिसे तुर्यनाद भी कहते हैं संस्कृत में, वो बजाता है। ये क्या है? वाद्य यंत्र है। ध्यान रख लीजिएगा, ये पूछा गया है कि बंकिया डोम क्या बजाता है? सिंघा बजाता है। ठीक है, जो क्या है? वाद्य यंत्र है। अब यहाँ भूमिका से बहुत प्रश्न बनते हैं, तो अब भूमिका को थोड़ा देख लेते हैं हम। मुर्दैया हमारे गांव धर्मपुर, जो कि आजमगढ़ की एक बहुउद्देशीय कार्यस्थली है। अब ये ध्यान रख लीजिएगा कि लेखक के गांव का क्या नाम है? लेखक के गांव का नाम है धर्मपुर। प्रश्न यहाँ से बना हुआ है कि लेखक का गांव तो आजमगढ़ है, लेकिन आजमगढ़ का कौन सा गांव है? तो गांव का क्या नाम है? गांव का नाम है धर्मपुर। ठीक है, धर्मपुर। ये प्रश्न बन सकता है, बना हुआ है, आगे भी बनने की संभावना है, तो ध्यान रखेंगे। धर्मपुर गांव का नाम है। मुर्दैया हमारे गांव धर्मपुर की एक बहुउद्देशीय कार्यस्थली थी। चरवाही से लेकर हरवाही तक के सारे रास्ते वहीं से होकर गुजरते थे। इतना ही नहीं, स्कूल हो या दुकान, बाजार हो या मंदिर, यहाँ तक कि मजदूरी के लिए कलकत्ता वाली रेलगाड़ी पकड़ना हो तो भी मुर्दैया से ही होकर गुजरना पड़ता था। कहाँ? अगर आपको कहीं भी जाना है, चरवाही से लेकर हरवाही, यहाँ तक कि आपको मजदूरी के लिए कलकत्ता जाना है, तो गाड़ी कहाँ से मिलेगी? अर्थात रेलगाड़ी कहाँ से मिलेगी? ट्रेन कहाँ से मिलेगी? मुर्दैया से ही होकर गुजरना पड़ता था। ठीक है, आगे चलिए। हमारी गांव की जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीति में दलितों के लिए मुर्दैया एक सामरिक केंद्र जैसी थी। जीवन से लेकर मरण तक की सारी गतिविधियां मुर्दैया समेट लेती थी। सबसे रोचक तथ्य यह है कि मुर्दैया मानव और पशु में कोई फर्क नहीं करती थी। क्या है? मानव और पशु में कोई फर्क नहीं करती थी। वह दोनों की मुक्तिदाता थी। हमारी दलित बस्ती में अनगिनत दलित हजारों दुख दर्द अपने अंदर लिए मुर्दैया में दफन हो गए थे। यदि उनमें से किसी की भी आत्मकथा लिखी जाती तो उसका शीर्षक मुर्दैया ही होता। मुर्दैया सही मायने में हमारी दलित बस्ती की जिंदगी थी। इस जिंदगी को मुर्दैया से खोद कर बाहर लाने का पूरा श्रेय तद्भव के संपादक अखिलेश को जाता है। ठीक है, ध्यान रख लेंगे कि जो मुर्दैया रचना एक तरह से प्रेरणा कहूँ या फिर एक तरह से इन्हीं की प्रेरणा से लेखक मुर्दैया रचना आरंभ करते हैं अखिलेश के निवेदन से। ठीक है, और ये किस पत्रिका के संपादक होते हैं? तो तद्भव पत्रिका के। वे हमेशा मेरे सामने कलम के बदले फावड़ा लिए तैयार मिलते थे। सही अर्थों में मैंने ही फावड़े से खोदकर मुर्दैया से अपनी जिंदगी को बाहर निकाला। जमाना चाहे जो भी हो, मेरे जैसा
कोई अदना जब भी पैदा होता है वह अपने इर्द गिर्द घूमते लोक जीवन का हिस्सा बन ही जाता है। यही कारण था कि लोक जीवन हमेशा मेरा पीछा करता रहा। प्रवासी मजदूरों से ही पता चला कि मुर्दहिया से होकर जाने वाली सरकारी सड़क ने हमारे गांव को तीन जिलों आजमगढ़, गाजीपुर तथा बनारस से जोड़ दिया है। अब ये जो है मुर्दहिया कितने जिलों से अब थोड़ा विकास हो गया है। कौन कौन से जिले से जुड़ गया? आजमगढ़, गाजीपुर और बनारस। ठीक है, जो परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है जिस तरह, तो आप छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान रखते चलेंगे। उस पर टेम्पो भी चलने लगी है। जिस तरह हमारे गांव से बड़ी संख्या में मजदूरों का पलायन बड़े शहरों में हो चुका है, संभवतः मुर्दहिया से सड़क निकल जाने के कारण वहाँ के भूत पिशाच भी पलायन अवश्य हो गया होगा। भूत पिशाचों का भी पलायन अवश्य हो गया होगा। जाहिर है अब पहले जैसी उनकी पूजा नहीं होती होगी। बढ़ते हुए शहरीकरण ने हर एक के जीवन को प्रभावित किया है। भूत भी इससे अछूते नहीं हैं। ये ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनाया जा सकता है। ठीक है, बढ़ते हुए शहरीकरण ने हर एक के जीवन को प्रभावित किया है। भूत भी इससे अछूते नहीं हैं। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? ये मुर्दहिया रचना से लिया गया है। अगर केवल इतना ही कोटेशन दे देता है और बहुत सी चीज़ों का, जैसे उसमें से एक कहानी यह भी, माटी की मूर्तें, मुर्दहिया, ठीक है, और क्या भूलूं क्या याद करूं, ये सारे जो ऑप्शंस दे देता है वहाँ कन्फ्यूजन होने की संभावना है। तो ध्यान रखेंगे कि बढ़ते हुए शहरीकरण ने हर एक के जीवन को प्रभावित किया है, तो भूत भी इससे अछूते नहीं हैं। आने वाले मुर्दहिया के दूसरे खंड में घर से भागने के बाद कलकत्ता, बनारस तथा दिल्ली होते इंग्लैंड तथा सोवियत संघ रसिया तक की जीवन यात्रा का लेखा जोखा होगा। आने वाले मुर्दहिया के दूसरे खंड अर्थात किस खंड की बात की जा रही है? यहाँ पे मणिकर्णिका की बात की जा रही है। ठीक है, कि ये तो मुर्दहिया तक में किसका कहाँ तक का वर्णन है? बचपन से लेकर स्नातक तक की शिक्षा जो है वहाँ तक का जो जीवन है उसमें मुर्दहिया में वर्णित है। अब दूसरा जो खंड है वो कलकत्ता, बनारस और दिल्ली होते हुए वो इंग्लैंड, सोवियत संघ और रशिया तक की जीवन यात्रा का जो लेखा जोखा है वो किस में है? मणिकर्णिका में है। ठीक है, मूलतः यह यात्रा मार्क्सवाद से बौद्ध दर्शन की है। ये ध्यान रखेंगे, बौद्ध दर्शन का भी प्रभाव रहा है तुलसीराम पर। तो कहाँ से कहाँ तक की? मार्क्सवाद से बौद्ध दर्शन की है। राजकमल प्रकाशन के निर्देशक अशोक माहेश्वरी इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने तद्भव में अब तक प्रकाशित 7 किस्तों को मुर्दहिया खंड 1 के रूप में अविलंब प्रकाशित कराने का निर्णय लिया है। मुर्दहिया में तद्भव में प्रकाशित 7 किस्त कौन से? आगे हम देखेंगे 7 जो किस्त हैं उसके, ठीक, जो कि मुर्दहिया के अंतर्गत आते हैं। मुर्दहिया जो रचना है वो 7 उपशीर्षकों में बटी है। कौन कौन से उपशीर्षक हैं हम अभी देखते हैं। जबकि आगे का लेखा जोखा अभी जारी है। अब जो ये आत्मकथा जो 7 शीर्षक यानी उपशीर्षकों में बटी है, और ये 7 का नाम महत्वपूर्ण है, आप लोगों को ध्यान रखना ही होगा। ठीक है, ये आत्मकथा जो है 7 उपशीर्षकों में बटी है। 7 उपशीर्षकों में पहला है भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि। भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि से क्या मतलब है? लेखक का जो जीवन है ना, मतलब लेखक के घर की स्थिति, लेखक जिस माहौल में रहे थे, लेखक का जो दलित समाज था, उसमें अंधविश्वासों का एक महत्वपूर्ण स्थान था। ठीक है, कि उसमें भूत प्रेत को लोग बहुत ज़्यादा मानते थे। ठीक है, अगर जो उनके दादाजी को किस प्रकार मरे थे, तो लोक विश्वास क्या है कि उनके दादाजी को भूतों ने लाठी से मारकर मौत के घाट उतार दिया था।
तो ये क्या है, ये सभी अंधविश्वास है। तो वो क्या है, भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि है। मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन, दूसरा है मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन। अकाल में अंधविश्वास, किस प्रकार अकाल जब पड़ता है तो लोग अंधविश्वास का सहारा लेते हैं अकाल को दूर करने के लिए, तो वहाँ वो है, उसका वर्णन है अकाल में अंधविश्वास। मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन, चौथा है मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन। पांचवा है भूतनिया नागिन। छठा है चले बुद्ध की राह। सातवां है आजमगढ़ में फाका कशी। यहाँ लेखक भाग जाते हैं घर छोड़ के, क्योंकि उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता है आगे, तो इसी कारण वो लेखक छोड़ के भाग जाते हैं। तो जब छोड़ के भागते हैं तो उनके पास खाने पीने को तो कुछ होता है नहीं, तो वहीं सारी चीज़ों का वर्णन है। तो ये आप लोग ध्यान रख लेंगे, सातों उपशीर्षक को अगर सातों उपशीर्षक का नाम दे देता है और क्रम से लगाने को देता है, ठीक है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इस प्रकार आपसे क्रम से पूछता है, तो क्रम से ही ध्यान रखना है। क्या है, भूतिया पारिवारिक पृष्ठभूमि, ठीक, परिवार आता है, उसके बाद स्कूल का वर्णन आता है, ठीक है। पहले परिवार, फिर तो स्कूल जाएंगे। भूतिया पारिवारिक पृष्ठभूमि, मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन, फिर अकाल में अंधविश्वास, मुर्दहिया के गिद्ध और लोक जीवन, भूतनिया नागिन, चले बुद्ध की राह, आजमगढ़ में फाका कशी। ये ध्यान रख लेंगे, क्रम से भी याद रखेंगे। अब जो पहला जो शीर्षक है भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि, आखिर इसका वर्ण विषय क्या है, उसे आज अभी हम लोग देखेंगे कि इसका आखिर वर्ण विषय क्या है, ठीक है। मूर्खता मेरी जन्म सिद्ध विरासत थी, ये ध्यान रख लेंगे। इसी वाक्य से आरंभ होता है मुर्दहिया आत्मकथा, ठीक है। मूर्खता मेरी जन्म सिद्ध विरासत थी। अगर इतना ही पूछ लेता है कि किस पंक्ति से उठाया गया है, तो ध्यान रखेंगे किस पंक्ति से, किस रचना से उठाया गया है ये पंक्ति, तो मुर्दहिया रचना से उठाया गया है, ठीक। आगे चलिए। मानव जाति का वह पहला व्यक्ति जो जैविक रूप से मेरा खानदानी पूर्वज था, उसके और मेरे बीच न जाने कितने पैदा हुए, किंतु उनमें से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। अब ये ध्यान रख लीजिए कि लेखक के परिवार में कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, ठीक है। लेखक के परिवार में जितने भी अब तक जो खानदान बोलते हैं वो, ठीक है, उसमें अभी तक कोई पढ़ा लिखा नहीं था। लगभग 2300 वर्ष पूर्व यूनान देश से भारत आए मिनांदर ने कहा कि आम भारतीयों को लिपि का ज्ञान नहीं है, इसीलिए वे पढ़ लिख नहीं सकते। उसके समकालीनों ने तो कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, किंतु आधुनिक भारतीय पंडों ने मिनांदर का खूब खंडन मिंडन किया। तो ये जो मिनांदर हैं वो क्या कहते थे कि जो भारतवासी हैं वो क्या हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है। किंतु आधुनिक भारतीय पंडितों ने इसका खूब खंडन मंडन किया। हकीकत तो यह है कि आज भी करोड़ों भारतीय मिनांदर के कसौटी पर खरा उतरते हैं। अर्थात क्या, मिनांदर की कसौटी पर खरा उतरने का क्या मतलब है? मिनांदर की कसौटी पर खरा उतरने से मतलब है कि आज भी करोड़ों भारतवासी ऐसे हैं जो अभी भी, जिनका परिवार पढ़ा लिखा नहीं है या फिर वो अनपढ़ है एक तरह से, ठीक है, पढ़ने लिखने से उनका कोई वास्ता ही नहीं है, ठीक। सदियों पुरानी इस अशिक्षा का परिणाम यह हुआ कि मूर्खता के चलते अंधविश्वासों का बोझ मेरे पूर्वजों के सिर से कभी नहीं उतरा। अब जहाँ इंसान पढ़ा लिखा नहीं होगा तो वो क्या छोटी छोटी चीज़ों को अंधविश्वास के तौर पे लेने लगेंगे, ठीक है, तो वहीं से अंधविश्वास पनपने लग जाता है। शुरुआत यदि दादा से करूं तो पिताजी के अनुसार उन्हें एक भूत ने लाठियों से पीट कर मार डाला था। अब यहीं से अंधविश्वास की शुरुआत, और अपने दलित समाज जो है उनका किस प्रकार उसमें विसंगतियाँ व्याप्त थी, और किस प्रकार जो पूरा समाज है वो अंधविश्वासों के घेरे में था, उसका वर्णन करते हैं कि पिताजी के अनुसार लेखक के जो दादाजी हैं उनको
भूतों ने लाठी से पीट पीट कर मार डाला था। अपने 5 भाइयों में पिताजी सबसे छोटे हैं। ध्यान रख लेंगे कि लेखक के पिताजी कुल कितने भाई थे? 5 भाई थे, ठीक। और लेखक के पिता उसमें सबसे छोटे भाई हैं, ये भी ध्यान रखने योग्य है। घर में सभी का कहना था कि दादाजी, जिनका नाम जूठन था, हम पढ़ चुके हैं पात्रों के अंतर्गत, जूठन कौन है? लेखक के दादाजी का नाम है। इस भूतही प्रक्रिया में मेरे खानदान के हर व्यक्ति का घनघोर अंधविश्वास में के गर्त में ढकेल दिया। ठीक है, घनघोर, ये सारी चीज़ें जो पूरी तरह से उनके परिवार को अंधविश्वास के गर्त में, गड्ढे में ढकेलने का कार्य करता है। परिणाम स्वरूप घर में भूत बाबा की पूजा शुरू हो गई। घर में ओझाओं का बोलबाला हो गया। किसी को सिर दर्द हो तो ओझैती सुखैती शुरू हो जाती। ऐसे भूतहे वातावरण में शिशु का जन्म किसी शिशु का जन्म आजमगढ़ जिले के धर्मपुर नामक गांव में 1 जुलाई 1949 को हुआ। तो उसकी विरासत कैसी होगी? अब लेखक कहते हैं कि इस प्रकार लेखक के परिवार का वातावरण ऐसा था कि अगर किसी को सर दर्द भी हो रहा है तो क्या होने लगता था? ओझैती सुखैती ये शुरू हो जाता था। ठीक है, और वो कह रहे हैं इस प्रकार के पारिवारिक पृष्ठभूमि में लेखक का जन्म होता है। तो वो कहते हैं कि अगर इस पारिवारिक पृष्ठभूमि में लेखक का जन्म हो रहा है, और कब? 1 जुलाई 1949। अब आप लोग मुझे ये बताएंगे कि ये तारीख किसने रखा है? 1 जुलाई 1949 लेखक का जो जन्म वर्ष है वो किसने बताया है? मैंने अभी आरंभ में पात्रों के अंतर्गत बताया था कि ये तारीख देने का काम किसने किया है। तो मैं बता देती हूँ, ध्यान रख लीजिएगा कि मुंशी राम सूरत लाल जो हैं वही ये तारीख देते हैं जन्म की। ठीक, जब स्कूल पढ़ने जाते हैं लेखक। आगे चलिए। जाहिर है शैशव काल में ही मैं मूर्खताजन्य अंधविश्वासों के बोझ तले दब गया था। मेरी दादी का नाम मुसड़िया था। दादी का क्या नाम है? मुसड़िया। ठीक है, वह 100 वर्षों से भी ज़्यादा जिंदा रही हैं, और वो 100 वर्षों से ज़्यादा जीवित रही हैं। कौन? उनकी दादी, जिनके सबसे करीब थे तुलसीराम। उनके चेहरे और बाहों के लटके हुए चिचुके चमड़े उनकी लंबी उम्र को प्रमाणित करते हैं। गांव वालों का कहना था कि मेरी दादी ने कौवा का मांस खाया है, इसलिए वह नहीं मरती है। गांव में यह किंवदंती फैली हुई थी कि कौवे का मांस खाने वाला बहुत दिनों तक जिंदा रहता है। किस प्रकार का अंधविश्वास है? कौवे का मांस जो खाता है वो बहुत दिनों तक जिंदा रहता है। तो इस प्रकार अभी देखा जाए तो जापान के लोग सबसे अधिक जीवित रहते हैं, इसका मतलब वो कौवे का मांस खाते हैं। तो ये देख सकते हैं कि किस प्रकार अंधविश्वास है। बाबा हरिहर दास बड़े उदार पुरुष थे। मुझे जीवित रहने का आशीर्वाद देते हुए मेरा नाम तुलसीराम रखा था। यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, यहाँ मैं लिख भी देती हूँ स्टार मार्क बना के, कि लेखक को जो तुलसीराम, उनका जो नाम है, ठीक है, तुलसीराम, उनका नाम आखिर तुलसीराम दिया किसने था? तो उनको तुलसीराम नाम दिया है हरिहर दास ने। ठीक है, हरिहर दास जो है ये नाम देते हैं तुलसीराम को तुलसीराम। पूछा गया प्रश्न है एनटीए परीक्षा में। ठीक है, बाबा का कहना था कि तुलसीदास राम भक्त थे, अतः यह लड़का भी बड़ा होकर राम भक्त बनेगा। लगाव भी जब मैं 3 साल का हुआ, गांव में चेचक की महामारी फैली। अब ये ध्यान रख लेंगे कि लेखक कितने वर्ष के होते हैं तो चेचक की महामारी फैलती है? 3 साल के जब होते हैं वो, 3 साल के जब अभी छोटे ही हैं, 3 साल के हैं मात्र, तब गांव में किस चीज़ की महामारी?
चेचक की। मेरे ऊपर उसका गहरा प्रकोप पड़ा। चेचक से मैं मरणासन्न हो गया। बीच मरणासन्न हो गया। मेरी जान तो बच गई, किंतु चेचक का प्रकोप हटते ही मेरी पूरी देह गहरे 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 की दाग से भर गई। विशेष रूप से मेरा चेहरा इन दागों का भंडारण क्षेत्र बन गया। मेरा चेहरा इसी किसी आँखा के बाहरी हिस्से के जैसा हो गया। आँखा अर्थात चलनी वगैरह, ठीक है, जिससे हम आटा वगैरह छानते हैं एक तरह से, ठीक है। इस पूरे प्रकरण में मेरे शेष जीवन की अत्यंत दुर्गामी प्रभाव डालने वाली घटना रही चेचक से मेरी दाईं आँख, मेरी कौन सी आँख, दाईं आँख की रोशनी हमेशा के लिए लुप्त हो गई। ये ध्यान रख लीजिएगा कि अगर आप लोग मुर्दहिया जब रचना को पढ़ रहे होंगे, अगर आप लोग तुलसीराम अगर फ़ोटो उनका देखे होंगे तो देखेंगे कि उनका जो पूरा चेहरा है ना, वो गड्ढे 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 उसमें हैं, ठीक है। तो वो किसका प्रकोप है? वह जो है 3 साल की उम्र में जब उनको चेचक हो गया था, उसी का परिणाम है, ठीक है। और इसके साथ ही उनको क्या हुआ था, उनकी जो दाईं आँख थी वो भी, उसकी रोशनी भी हमेशा के लिए लुप्त हो गई थी। कि कौन सी आँख? दाईं आँख। कितने वर्ष के थे? 3 वर्ष के थे। क्या हुआ था? चेचक की महामारी फैली थी। ऑप्शन में दे सकता है कि किस चीज़ की महामारी फैली थी, चेचक, प्लेग वगैरह, जो अन्य अन्य बीमारियों के नाम दे सकता है। तो ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में कुछ प्रेशर भी होता है कि हमें अब अच्छा करना है। तो इस एक तरह से मेंटालिटी को लेकर हम रहते हैं, तो इसमें छोटे छोटे सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं। इसके वजह से हम कुछ नंबर से पीछे भी रह जाते हैं। तो ध्यान रख लीजिएगा कि कौन सी बीमारी है वो, तो चेचक है, ठीक। अपशगुन बन गया मेरे गांव में मेरे अलावा। ये क्या है? ये अपशकुन था एक तरह से। आगे हम लोग पढ़ते हैं। मेरे गांव में मेरे अलावा कई अन्य व्यक्ति भी अपशकुन की श्रेणी में आते थे। एक करीब 80 वर्ष के बूढ़े ब्राह्मण जंगू पांडे। हम पढ़ चुके हैं जंगू पांडे के विषय में। क्या हमने पढ़ा था? कि निर्वंश थे और अविवाहित थे, इसी कारण ये क्या थे? अपशकुन माने जाते थे। उसी प्रकार जब लेखक को चेचक हो जाता है, जब उनकी एक आँख की रोशनी भी चली जाती है और मुंह पे उनके चकते चकते जो निशान पड़ जाते हैं, तो लोग उनको क्या मानने लगते हैं? अपशकुन मानने लग जाते हैं। तो ये था अंधविश्वास किस प्रकार का। अब किसी को कुछ हो जाता है तो उसमें उसका क्या दोष है? तो अगर कोई निर्वंश रह गया, कोई अविवाहित रह गया, तो लोग क्या मानने लगते थे? अपशकुन मानने लगते थे। उसी प्रकार किसे मानते थे? एक आँख चले जाने के कारण लेखक को, और निर्वंश और अविवाहित रहने के कारण जंगू पांडे को। वे जीवन पर्यंत कुंवारे रह गए थे। उनका अपना कोई नहीं था। शाम के समय वे अक्सर घूमते हुए दलित बस्ती में आ जाते थे। उनके आते ही विभिन्न परिवारों में खलबली मच जाती थी। नई नई बहुओं को लोग घर के अंदर ही रहने की हिदायत देने लगते थे। लोगों का मानना था कि जंगू पांडे की निगाह पड़ते ही बहुओं का अनिष्ट हो जाएगा। गांव की एक अन्य ब्राह्मणी, जिसका नाम किसी को मालूम नहीं, वह सिर्फ पंडिताइन के रूप में जानी जाती है। पंडिताइन निर्वंश विधवा थी। उन्हें भी लोग देखना पसंद नहीं करते थे। किसे? पंडिताइन को, ठीक है। उधर जंगू पांडे को, इधर पंडिताइन को लोग देखना नहीं पसंद करते थे, ठीक है। क्यों? निर्वंश थी इसीलिए, ठीक है, विधवा थी इसीलिए। उन्हें भी लोग देखना पसंद नहीं करते थे। गांव भर के लोगों का कहना था कि पंडिताइन का सामना हो जाने पर किसी काम में सफलता नहीं मिलेगी। ये लोग वहाँ अंधविश्वास के कारण इस प्रकार की चीज़ें मानते थे। अपने 5 भाइयों में मेरे पिताजी सबसे छोटे भाई थे। सभी का एक संयुक्त परिवार था। 5 भाइयों का संयुक्त परिवार, ठीक, जिसमें छोटे बड़े लगभग 50 व्यक्ति एक साथ रहते थे। अब कितने व्यक्ति थे? 50 व्यक्ति, ठीक है।
पिताजी के बीच वाले भाई को वरीयता के क्रम में तीसरे नंबर पर थे। पिताजी के बीच वाले भाई जो वरीयता के क्रम में कितने नंबर के थे? तीसरे नंबर के। वो अत्यंत क्रोधी और क्रूर स्वभाव के थे। और तीसरे नंबर के कौन है? मैंने बताया था, नग्गर चाचा। ठीक है। अकारण कोई भी व्यक्ति उनकी भद्दी भद्दी गालियों का शिकार बन जाता था। उनके दो बेटे एकदम उन्हीं के जैसे क्रूर थे। और नग्गर चाचा के कितने बेटे? दो बेटे थे और स्वभाव से बिल्कुल अपने पिताजी के समान क्रूर स्वभाव के। वे सभी मुझे अक्सर कनवा कनवा कहकर पुकारते थे। क्या? लेखक का एक आँख नहीं था, उसी की वजह से क्या कहते थे लोग? इनको कनवा कहते थे। ठीक है। मेरी दादी का मुझसे अटूट लगाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता था। मैंने बताया था कि लेखक सबसे अगर करीब थे तो अपनी दादी के, और दादी का क्या नाम था? मुसड़िया। ठीक। मैं उस भारी भरकम संयुक्त परिवार का सबसे छोटा सदस्य था। तुलसीराम सबसे छोटे सदस्य थे। ठीक है। उस 5 भाइयों के 50 परिवारों का जो संयुक्त परिवार था उसके सबसे छोटे सदस्य थे। दादी रात को भी मुझे अपने पास सुलाती और हमेशा मेरे मुंह पर हाथ फेरती हुई चमरिया माई की विनती करती रहती। मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे मेरा अपशकुन और अपमान भी वृहद होता गया, विशेष रूप से परिवार के अंदर। लेखक जैसे जैसे बड़े होते गए लोग उनको अपशकुन मानते गए, उनका अपमान होता था। ठीक है। और ये जैसे जैसे वो बड़े होते गए वैसे वैसे बढ़ता भी गया परिवार के अंदर। ठीक है। पिताजी के बीच कटु हृदय भाई का नाम नग्गर था, जो कि तीसरे नंबर के भाई थे, जो स्वभाव से बहुत क्रूर थे। वे यदि घर में किसी बात से नाराज होते तो तुरंत खाना पीना छोड़ देते थे। एक तरह से गांधीवादी अनशन पर बैठ जाते थे। घर का कोई सदस्य उन्हें मनाने के लिए थाली में खाना और लोटा में पानी लेकर जाता तो वह उनकी गालियों की बौछार से सराबोर हो जाता था। अगर वो किसी बात पर नाराज हो जाते थे, अगर लोग उनसे और खाना पीना छोड़ देते थे तो लोग खाना पीना उनके पास लेकर जाते थे लोटा में पानी भरकर। तो वो क्या होता था? वो उनके गालियों की उन पर उसके ऊपर क्या करते थे? गालियों की बौछार कर देते थे। ठीक है। वे तुरंत खाना समेत थाली को वहीं उलट देते और लोटे के प्रहार से थाली को चकनाचूर कर देते। अब पूरा जो थाली होती थी खाने की वो उसे उलट देते थे। ठीक है। और लोटा वोटा फेंक देते थे। यह क्रम वर्षों तक चलता रहा। इस संदर्भ में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस धुंधली गिनती की परीक्षा से उत्पन्न पीड़ा मेरे जीवन की पहली मानसिक पीड़ा थी। अशुभ अपशकुन वाली पीड़ा की अनुभूति कुछ देर में आई। इन्हीं पीड़ाओं से मेरा सारा बचपन विलुप्त हो गया और मैं अल्पायु में ही अत्यंत संवेदनशील बन गया। अब जो लेखक इतनी चीज़ों को झेल चुके थे ना अपने जीवन में कि वो अल्पायु माने छोटे उम्र में छोटे हैं, किंतु इतनी चीज़ें वो देख चुके थे अपने जीवन में कि उससे वो क्या बन चुके थे? संवेदनशील बन चुके थे। ठीक है। खूब सूख जाने पर मांस को कच्ची मिट्टी की बनी कोठरी में रखकर बंद कर देती। ये कार्य कौन करता था? दादी उनकी। ठीक है। उनकी जो दादी मुसड़िया थी वो मांस को खूब अगर मांस जो है खूब सूख जाता था तो उसको क्या करती थी? एक कोठरी में रखकर बंद कर देती थी। इस प्रक्रिया से सूखे मांस का भंडारण बढ़ता जाता और साल के उन महीनों में जब खाने की वस्तुओं का टोटा पड़ जाता था तो सूखे मांस को नए तरीके से पका कर परिवार के लोग अपना पेट भरते थे। ठीक है। क्या होता था कि उनकी जो दादी थी वो जब मांस सुखा के उसको एक कोठरी में बंद कर देती थी और उस समय जब खाने पीने की वस्तुएं समाप्त हो जाती थी सभी, तो उस समय उसको निकाल के लोग खाते थे।
मरे हुए उस पशुओं के मांस को डांगर कहा जाता है। ध्यान रख लीजिएगा, ये जो सूखा हुआ मांस होता था तो उसे क्या कहते थे? डांगर, जिसे जब खाने पीने के अन्न की कमी होने के कारण लोग उस समय खाते थे, उसे क्या कहलाता था? वो डांगर कहलाता था। पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रख लेंगे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि यौन संबंध तथा डांगर खाने के मामले पंचायत द्वारा बड़े विचित्र ढंग से सुलझाए जाते थे। अब ध्यान रखिएगा, इस पे ना खाने पर बैन किया जाता था, बैन कर रखा था भारत सरकार ने, क्योंकि इससे खाने से क्या होता था? बहुत सी बीमारियां फैलती थी, इसीलिए। ठीक है, तो अब ये ध्यान रखेंगे कि दो मामले, कौन? यौन संबंध तथा डांगर खाने के जो मामले पंचायत द्वारा विचित्र ढंग से सुलझाए जाते थे। किस प्रकार सुलझाए जाते थे? यौन संबंध से जुड़ी युवती के पूरे परिवार को कुजाति घोषित कर दिया जाता था। ठीक है, कुजाति का मतलब होता था कि उसका हुक्का पानी बंद, अर्थात संपूर्ण रूप से 12 गांव द्वारा बहिष्कृत। 12 गांव अर्थात तो 12 गांवों का जो समूह था, ठीक है, उसके द्वारा बहिष्कृत कर दिया जाता था। कुजाति घोषित करके बहिष्कृत कर दिया जाता था अगर कोई जो यौन संबंध में जुड़ी युवती का जो परिवार होता था उसे। ठीक, पिताजी के दूसरे नंबर वाले भाई मुनेशर तथा तीसरे नंबर वाले वही गुस्सैल नग्गर, ये दोनों उत्तर प्रदेश में प्रचलित प्रसिद्ध शिव नारायण पंथ के धर्मगुरु थे। ये ध्यान रख लीजिएगा कि अगर पूछ लेता है कि शिव नारायण पंथ में उनके कौन कौन से चाचा दीक्षित थे या फिर उनसे जुड़े हुए थे, तो कौन कौन से हैं? तो वो मुनेसर, ठीक है, दूसरे नंबर के और तीसरे नंबर के भाई। दूसरे नंबर में कौन है? जो मुनेसर हैं वो, और जो नग्गर हैं वो। ठीक है, ये लोग कहाँ किससे जुड़े थे? ये जो उत्तर प्रदेश में, यूपी में जो शिव नारायण पंथ था, शिव नारायण पंथ के ये धर्मगुरु जो थे उनसे जुड़े थे। ठीक है, कि धर्मगुरु थे। इन दोनों गुरुओं के दर्जनों अलग अलग चेले थे जो दूर दूर के गांवों में फैले थे। संयोगवश अपने गांव में कोई भी इनका चेला नहीं था। इनके थे चेले किंतु दूर दूर तक, लेकिन अपने गांव में इनका कोई चेला नहीं था। ठीक, मुनेसर चाचा कलकत्ता के एक जूट मिल में नौकरी करते थे, अतः उनके दर्जनों चेले वहाँ भी थे जो मूलतः उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले थे। पिताजी के चौथे नंबर के भाई का नाम मुन्नर था। ये इसलिए इस पर्पज़ से लाया गया है ये सारी चीज़ें कि आप लोग को ध्यान रहे कि क्या क्या करते थे। अगर पूछ लेता है जिसे नेट में तो कोई असुविधा ना हो। चौथे नंबर के भाई का नाम क्या था? मुन्नर। वे चौधरी चाचा या दोनों शिवनारायण पंथ गुरु चाचाओं के बिल्कुल भिन्न एक समन्वयवादी किस्म के व्यक्ति थे। अगर परिवार में समन्वयवादी किस्म का सहज सरल जो स्वभाव था वो अगर किसी चाचा में था तो वो कौन है? मुन्नर चाचा में। ठीक है, इसी विशेषता के कारण वो उन्हें परिवार का मालिक बनाया गया था। ठीक है, उनका सरल जो स्वभाव था और साथ ही समन्वयवादी जो उनका व्यक्तित्व था, इसी कारण उन्हें क्या बनाया गया था? परिवार का मुखिया बनाया गया था। गांव में जब भी सुअर की बलि या बिना बलि वाला सुअर मारा जाता 1 किलो की पूंछ चौधरी के नाम पर हमारे परिवार को मुफ्त में मिल जाती थी। बाकी मांस आवश्यकता अनुसार हर परिवार के लोग पैसे से खरीदते थे। सुअर की पूंछ चौधरी चाचा की 12 गांवों में विशिष्ट प्रतिष्ठा और उनकी न्यायिक भूमिका की मान्यता का प्रतीक था। क्या होता था कि इनका जो परिवार था, इनके मुखिया थे, इनके जो चाचा, उसी कारण इनको क्या मिलता था? फ्री में 1 किलो सुअर का मांस मिल जाता था। ठीक, यह परंपरा चौधरी चाचा के जीवन पर्यंत जारी रही। आगे चलते हैं। उन्हीं दिनों हमारे सदियों पुराने खानदान में एक युगांतरकारी घटना हुई। मैं लगभग 5 साल का हो चुका था। कितने साल के हैं लेखक? 5 साल के। सन 1954 की बात है।
हमारे परिवार के जो लोग आसनसोल और कलकत्ता के खानों और मिलों में काम करते थे कभी कभी पोस्ट कार्ड पर चिट्ठियाँ भेजा करते थे। लेखक कितने साल के हैं? 5 साल के। घटना कब की है? 1954 की। ठीक है, चिट्ठियाँ भेजा करते थे। हमारी दलित बस्ती में कोई पढ़ा लिखा नहीं था। हमारे दलित उन जो लेखक का जो दलित समाज था, जो दलित बस्ती थी, उसमें कोई पढ़ा लिखा नहीं था और लेखक को इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि वो चिट्ठियाँ पढ़ सकें। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। गांव में ब्राह्मण ही पढ़े लिखे थे। वे अक्सर दलितों की चिट्ठी पढ़ने में आनाकानी करते थे और पढ़ने के पहले अपमानजनक बातें सुनाते थे। इस व्यवहार से ऊब कर घर वालों की कृपा दृष्टि सबसे छोटे बालक होने के कारण मुझ पर पड़ी। परिणाम स्वरूप पूर्वोक्त शिव मंदिर के पास स्थित प्राइमरी स्कूल में मुझे चिट्ठी पढ़ने लायक बनाने के उद्देश्य से भेजा गया था। पढ़ाने का कोई उद्देश्य नहीं था लेखक का और लेखक के परिवार का, बल्कि क्या उद्देश्य था कि चिट्ठी पढ़ने लायक हो जाए। क्यों चिट्ठी पढ़ने लायक बनाया गया था? क्योंकि जो स्वर्ण जाति के लोग थे वो चिट्ठी पढ़ने के आगे आनाकानी करते थे और अपशब्द, अपमानजनक शब्द, बातें सुनाया करते थे, इसलिए। ठीक है, तो आप आज हम यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया मुर्दहिया और उसका जो पहला भाग है, जो पहला भाग के अंतर्गत उपशीर्षक है भूतही पारिवारिक जो पृष्ठभूमि। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। धन्यवाद।